नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं कि इस वक्त देश में एक नाम बहुत तेजी से उभरा पिछले दिनों। पहले तो ये कि देश का सबसे बड़ा उद्योगपति और उसके बाद उस उद्योगपति के ऊपर राहुल गांधी का वार। और राहुल गांधी जब वार करते हैं तो फिर वो ऐसे ही नहीं करते हैं, उनकी जितनी भी बातें हुई हैं वो सच साबित हुई हैं। मैं बात कर रहा हूं गौतम अडानी की, और गौतम अडानी पर आज चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम में। आप जानते हैं ये खास प्रोग्राम आपके सामने हम और हमारे साथी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी लेकर आ रहे हैं, और कल से ही इस प्रोग्राम को हमने शुरू किया है। नाम है खरी खरी। यहाँ बात खरी खरी होती है, इधर उधर की बात लाग लपेट नहीं, बिल्कुल खरी खरी, 100% जिसको कहते हैं 100% वाली बात। और यहाँ टका, रुपया, करेंसी, नोट यानी अर्थनीति, इसकी भी बात करेंगे हम। यहाँ बात धर्म, जिसमें सनातन सबसे ऊपर चल रहा है, उसकी हमने कल की थी। धर्म नीति की भी बात करेंगे और बात यहाँ राजनीति की भी करेंगे। लेकिन आप देखिए दोस्तों कि राजनीति हो, धर्म नीति हो या अर्थनीति हो, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। बहुत शुक्रिया कि आप समय निकाले और बहुत महत्वपूर्ण इस चर्चा में आप भाग ले रहे हैं। और ये कार्यक्रम सिर्फ मेरा नहीं, आपका भी है, इसलिए भी तो हम दोनों मिलकर के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। और अडानी की बात, गौतम अडानी की बात मैं कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात स्वामी जी कि जब माझी ही नाव चलाने वाला जो माझी है वही अगर नाव को डुबोने लगे तो फिर बचने और बचाने की उम्मीद कहां से की जाए और किससे की जाए। ये सवाल इसलिए अडानी के मामले पे कर रहा हूं मैं, क्योंकि सेबी की भूमिका, अडानी के मामले में सेबी की भूमिका जो है उस पर यह सवाल उठ रहा है, बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। और उससे पहले आपको याद होगा स्वामी जी कि हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद अडानी समूह पहले ही सवालों के घेरे में था, और उसके शेयर जो हैं वो काफी गिरे, फिर बढ़े, और उनके ऊपर आरोप ये लगाया गया कि शेयरों में हेरफेर करके मार्केट की वैल्यू अडानी साहब की कंपनी ने बढ़ाई है। राहुल गांधी यही बात तो दोहराते आए लगातार, और इसी बात को सरकार के सामने उठाते रहे राहुल गांधी, और मोदी जी से जवाब मांगते रहे हैं कि आपका और अडानी का रिश्ता क्या है। क्यों मोदी के सत्ता में आने के बाद अडानी की दौलत में इतना इजाफा हुआ कि वो सीधे दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर बन गए। राहुल गांधी ये तमाम बात कह रहे हैं। राहुल गांधी ने सवाल तो उनके जो सवाल उठाए हैं, और उनके सवालों के उठाने के बाद राहुल गांधी के साथ क्या कुछ हुआ आप जानते हैं। जो सवाल राहुल गांधी उठाए थे संसद में, उस सवाल को कार्रवाई से हटा दिया गया। कार्रवाई संसद की प्रोसीडिंग से आप हटा देते हैं, एक्सपंज कर देते हैं, चलिए यहां तक ठीक है। राहुल गांधी को संसद से बाहर का रास्ता दिखाते हैं, उनकी सांसदी चली जाती है, ये सब कुछ हम लोग देख चुके हैं, कुछ भी नया नहीं है। लेकिन आज जिस नई बात का खुलासा हम यहां करने जा रहे हैं स्वामी जी के साथ, उस पे हम आए उससे पहले राहुल गांधी की उस बाइट को सुन लेते हैं, जिसमें लगातार राहुल गांधी अडानी के ऊपर हमला बोलते हैं। सुनिए जरा। इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। इस देश के लोग जो इनके दिल में है, हमारे दिल में है, बोल नहीं सकते हैं। इस देश के इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है, और उस आक्रमण का मैकेनिज्म क्या है? उस आक्रमण का मैकेनिज्म नरेंद्र मोदी जी और अडानी जी का रिश्ता है, वो फाउंडेशन है। मैं नरेंद्र मोदी जी पर सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं अडानी जी पर सवाल पूछ रहा हूं। बीजेपी अडानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? आप नरेंद्र मोदी जी को प्रोटेक्ट कीजिए। मैं अडानी जी पे पूछ रहा हूं, आप अडानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? आप इसलिए अडानी जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप ही अडानी हो। मैंने कहा, पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। 2 बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं, स्पीकर सर प्लीज, आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मुस्कुरा आगे कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? शायद मुझे जाके मोदी जी से पूछना पड़े, वो तो करने नहीं देंगे। तो यहाँ राहुल गांधी की जो बात है बहुत महत्वपूर्ण बात है, और राहुल गांधी यहाँ अडानी के रिश्ते के बात, अडानी और मोदी के रिश्ते की बात कर रहे हैं। अडानी को लेकर के जो बातें राहुल गांधी ने सदन के अंदर कही थी वो बात आप सब सुन चुके हैं, वहाँ इसको यहाँ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आज के मुद्दे पे आते हैं। और जो बवाल मचा हुआ है, बवाल ये है दरअसल दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका में सवाल किया गया है कि क्या बाजार नियामक यानी सेबी अडानी समूह को फायदा पहुंचाने के लिए सच्चाई छिपाता रहा है अभी तक। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोस्तों याचिकाकर्ता
अनामिका जायसवाल का कहना है कि सेबी ने 2014 में अदानी ग्रुप के खिलाफ डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI के एक अलर्ट को छिपाया था। देखिए ये बहुत बड़ी बात है स्वामी जी, इस पे आपके पास आता हूं कि ये अलर्ट को छिपाया था और ये अलर्ट अडानी की कंपनियों के संभावित फंड डाइवर्जन और स्टॉक मार्केट में छेड़छाड़ के बारे में है। जरा ये क्या अलर्ट है और कैसे छिपाया गया? अगर सेबी ही, वही जो शुरुआत में कह रहा था, अगर माझी ही नाव डुबाने पर आ जाए तो फिर तो आप नाव पे बैठने से पहले 10 बार सोचेंगे। और यहाँ सेबी के साथ, सेबी के ऊपर जो आरोप लगाया गया है कि अडानी ग्रुप को बचाने के लिए, अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए आप कुछ छिपा रहे हैं, छोटी मोटी बात नहीं है। और एक बात यहां और जोड़ना चाहूंगा, सेबी के पूर्व चेयरमैन 2003 में जो चेयरमैन थे, उन्होंने भी एक बड़ा खुलासा किया है, एक इंटरव्यू दिया है उन्होंने, और उसमें साफ साफ कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। जो हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है। तो पूर्व चेयरमैन साहब भी ये बात कह रहे हैं और आज भी ये बात हो रही है। अब ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में है। आप क्या कहेंगे स्वामी जी? जरा मुझे समझाइए कि ये सेबी क्या है और सेबी आखिर अडानी को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है, और इस याचिका का सुप्रीम कोर्ट में सेबी के खिलाफ और अडानी के मामले यानी दोनों के रिश्ते के खिलाफ अगर एक याचिका अनामिका जायसवाल लगाती है तो इसके क्या मायने हैं? देखिए राजीव जी, वास्तविकता में कई रहस्य को उद्घाटन करने की बात हुई है। आपके दर्शक और श्रोताओं ने पिछले 3-4 साल के अंदर बहुत सारे लोगों को जेल जाते हुए देखा है। किसके लिए? मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब यह है कि कैसे पैसा विदेश भेजा जाता है और विदेश से FDI के माध्यम से वापस आता है, उसका बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग में ये जो ब्लैक मनी है, हवाला होता कैसे? हवाला ऐसे हुआ है, जो इसमें रहस्योद्घाटन हुआ, जो DRI ने CD सौंपी सेबी को, उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि आपने जो मशीन संयंत्र का आयात किया उसकी ओवर इनवॉइसिंग की। मतलब यह है कि अगर आपको मान लीजिए 100 करोड़ की मशीन खरीदनी है और उसकी बिलिंग आप करा लें 500 करोड़ की, अपने किसी मित्र संस्था को 500 करोड़ दे दें, जबकि उसकी वास्तविक कीमत है 100 करोड़ रुपए। अब ये 400 करोड़ का एक ब्लैक मनी जनरेट हो गया आपकी सिस्टर कंपनी के पास। वो सिस्टर कंपनी आपकी यहां की इंडियन कंपनी में FDI के माध्यम से 400 करोड़ रुपए जमा कर दे। ये मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा उदाहरण है। और ईडी आप देख रहे हैं कि कई सालों से मनी लॉन्ड्रिंग में 50 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़ के मामलों में भी लोगों को जेल भेज रही है। तो एक मुद्दा तो यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग का इतना बड़ा केस जिसमें ओवर इनवॉइसिंग स्पष्ट रूप से दिखाई गई है, बताई गई है, DRI ने बताई है, उसको क्यों छिपाया गया और ईडी की इंक्वायरी अभी तक क्यों नहीं हुई? अच्छा, दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि सेबी का गठन क्यों हुआ और सेबी का उत्तरदायित्व क्या है। देखिए, सेबी का मुख्य काम यह है कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनको शेयर मार्केट की गूढ़ता का पता नहीं है, उनके हितों का संरक्षण करना सेबी का काम। अब सोचिए, इसका मतलब यह है कि आज की तारीख में अगर हिंदुस्तान के करीब 4-4.5 करोड़ लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका 90% लोग ऐसे हैं जो अपनी पसीने की कमाई FD में न डाल के, रियल एस्टेट में न डाल के, ज्वेलरी न खरीद के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि उनको यह भरोसा रहता है कि सेबी एक ऐसी संस्था है जो कि ऐसे नियम बनाएगी जिस नियमों से ये जो कंपनियां हैं, ये जो हेरा फेरी करती हैं और इनवॉइसिंग करती हैं, पैसे को शेल कंपनीज के माध्यम से हिंदुस्तान में लाती हैं, ऐसा न कर पाए। सेबी इसलिए बनाई गई है। अब सेबी ने, आप सोचिए, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब यह है कि अगर सेबी के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जी जो कि निष्पक्ष जांच कर ही नहीं सकता। अब आप सोचिए, निष्पक्ष जांच वो कैसे करेगा? अगर अडानी जी का वो समधी है और जो कमेटी बनी है, जो इस कमेटी इस चीज की जांच कर रही है, उसमें मेंबर है, तो आप निष्पक्ष जांच की क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो इसका मतलब यह है कि सेबी को जो सूचना मिली 2014 में DRI से, जो CD मिली और जिसमें यह पूरा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले का और इनवॉइसिंग के मामले का
फेक कंपनीज का, शेल कंपनीज का और उसका हिंदुस्तान में आने की सारी प्रक्रिया को बताया गया, अगर उस पे आपने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, इसका मतलब यह है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपके जो श्रॉफ साहब थे, जो अदानी साहब के दामाद थे, जो सेबी में बैठे थे, इसका माने उन्होंने अपने पदों का दुरुपयोग किया और अडानी जी को बचाने का प्रयास किया। अब सिन्हा साहब की बात करिए आप, सिन्हा साहब जो सेबी के चेयरमैन थे, अब सोचिए सेबी का चेयरमैन रिटायर होता है और उसके तुरंत बाद एनडीटीवी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाता है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाता है। इसका मतलब यह है कि यह बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, अगर निष्पक्ष जांच हो, कि सेबी शुरू से, जब से अडानी का मामला सामने आया है और जब से 2014 से अमृतकाल शुरू हुआ है और एक न्यू इंडिया का उदय हुआ है, तब से जो छोटे निवेशक हैं, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, आज देखिए शेयर मार्केट बढ़ा है, लोगों को रिटर्न मिला, वो एक अलग मामला है, लेकिन अगर जो नियामक है, जो रेगुलेटर है, अगर वो संदिग्ध हो जाए, अगर उसके रोल पे लोग प्रश्न चिन्ह उठाने लगे और इस प्रकार की चीजों का हो और ईडी की उसमें जांच ना हो और सुप्रीम कोर्ट को भी मिसगाइड किया जाए, तो ये जो अनामिका जायसवाल ने जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट दिया है, अब ये सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य इसलिए बनता है कि सुप्रीम कोर्ट की भी जो भूमिका है वो स्मॉल इन्वेस्टर और देश के उन लोगों की रक्षा करना है, उनकी हितों की रक्षा करना है, जैसे सेबी की है, कि छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा न डूबे, जो अडानी में डूबा, क्योंकि एलआईसी ने और एसबीआई कैप ने और जहां लोगों ने इनडायरेक्ट पैसा लगाया था अडानी के मामले में, उनका पैसा डूबा। तो ये जो प्रश्न चिन्ह है कि जब आपके एक और रजको घटन हुआ है, आपने सुना ही होगा, आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने एक पुस्तक लिखी है और उन्होंने ये कहा है कि हम लोगों को इसलिए हटाया गया और गवर्नर साहब को, उर्जित पटेल को भी इसलिए हटाया गया और रघुराम राजन को भी इसलिए हटाया गया कि सरकार से ये उनके ऊपर दबाव था कि 2-3 लाख करोड़ रुपए आप सेबी जो आरबीआई है उसके कोष से सरकार को दें, और क्योंकि इन लोगों ने इनकार किया, उसमें दबाव डाला, तो नियमों को बदलने का भी प्रयास किया, क्योंकि आरबीआई एक ऐसी संस्था है जो कि रिजर्व फंड बनाती है कि भगवान न करे कल कोई युद्ध आपात स्थिति पैदा हो जाए तो रिजर्व उसके पास होता है। और आपको पता होगा पिछले 5 साल में डिविडेंड के अलावा आरबीआई का कितना पैसा सरकार ने आरबीआई से लिया है। इसका मतलब हर संस्था, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो सेबी हो, चाहे वो ईडी हो, उसको दबाव में रख के और जनता के हितों के प्रतिकूल विपरीत काम कराया जा रहा है। ये बात बिल्कुल स्वतः स्पष्ट है राजीव जी। बिल्कुल, बहुत सारी बातें, बहुत सारे खुलासे आप कर रहे हैं यहाँ पे स्वामी जी, और बहुत इंपॉर्टेंट खुलासा आप कर रहे हैं कि विरल आचार्य, आप जानते हैं कि उनसे भी, और अगर वो किताब लिखकर ये खुलासा करते हैं कि उनसे भी पैसे की मांग हुई थी आरबीआई फंड से, कहीं ना कहीं ये भी डाइवर्जन का मामला है और इस पे भी आने वाले समय में चर्चा तो जरूर होगी, लेकिन फंड डाइवर्जन के मामले पर हम चर्चा यहाँ कर रहे हैं और खासकर अडानी के मामले की चर्चा कर रहे हैं। और अडानी के मामले में अनामिका जायसवाल ने जो याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, वो याचिका क्या कहती है, उस याचिका में क्या कुछ है, जरा जल्दी से आपको बता देता हूं। उस याचिका में है कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट सामने आई थी उसकी जानकारी की विस्तृत जांच की मांग की गई है, पहली बात। और साथ ही सेबी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि सेबी ने अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच में सही तथ्य नहीं रखे हैं। याचिकाकर्ता अनामिका जायसवाल का यह भी कहना है दोस्तों कि हिंडनबर्ग मामले में सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी अपनी स्टेटस रिपोर्ट में डीआरआई के अलर्ट का जिक्र नहीं किया है। देखिए, जिस बारे में अभी यहां स्वामी जी बता भी रहे थे, डीआरआई, उस अलर्ट का जिक्र नहीं है उस जांच रिपोर्ट में। और आपको बता दें दोस्तों कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के बारे में इसी साल 24 जनवरी को एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के बाद बवाल मच गया था और अडानी समूह पर शेयरों की कीमत में छेड़छाड़ सहित कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। ये तमाम बातें हैं। और अनामिका जायसवाल ने यह भी आरोप लगाया है कि सेबी ने अडानी ग्रुप के बारे में डीआरआई अलर्ट में कोई जिक्र नहीं किया है और जनवरी 2014 में डीआरआई ने एक अलर्ट की आशंका जताई थी, जो पहले भी बता चुका हूं आपको कि अडानी ग्रुप द्वारा शेयर बाजार में मैनिपुलेशन किया जा रहा है या किया जा सकता है।
अनामिका जायसवाल ने हलफनामे में यह भी कहा है कि डीआरआई ने तत्कालीन सेबी चीफ यूके सिन्हा को 31 जनवरी 2014 को एक चिट्ठी भेजी थी जिसमें आशंका जताई थी कि अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियां शेयर मार्केट में छेड़छाड़ कर सकती हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने हलफनामे में सेबी के सदस्य सिरिल श्रॉफ और गौतम अडानी के पारिवारिक संबंधों का भी जिक्र किया है। यह यहां जरूरी है दोस्तों कि सेबी में सिरिल श्रॉफ और गौतम अडानी के रिश्ते क्या हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। दरअसल सिरिल श्रॉफ की बेटी परिधि की शादी अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के बेटे करण अडानी से हुई है और इस वजह से उनका पारिवारिक रिश्ता है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी यही मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि अडानी के समधी मशहूर वकील सिरिल श्रॉफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इनसाइडर ट्रेडिंग पर सेबी की समिति में काम करते हैं। अगर सेबी इंडिया अडानी मामले की जांच कर रहा है तो श्रॉफ को खुद को इससे अलग कर लेना चाहिए, सिरिल श्रॉफ के बारे में। लेकिन आज फिर महुआ मोइत्रा एक ट्वीट कर रही हैं। स्वामी जी आपके पास आऊं तो महुआ मोइत्रा के उस ट्वीट को एक बार फिर देखते हैं। आज उन्होंने ट्वीट किया है और अडानी के ऊपर देखिए क्या लिख रहे हैं। अडानी का पूरा इन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट, यहां पर एक रिपोर्ट के साथ में लिखा है महुआ मोइत्रा ने ऊपर 18 मिनट पहले की ये रिपोर्ट ये है, कह रही है सो फार इन द अडानी मैटर वी हैव ओनली सीन द ट्रेलर ऑफ स्कैम। पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है, पिक्चर तो अभी बाकी है दोस्त। आइए जरा स्वामी जी के पास आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें आप तक रख रहे थे दोस्तों हम। स्वामी जी, ये महुआ मोइत्रा पीछे लग गई है बिल्कुल, इनका कोई काम, एक तरफ राहुल गांधी दूसरी तरफ महुआ मोइत्रा, लेकिन देश के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट पहलू है, ये जानना जरूरी है। हमारे तमाम दर्शक साथी जो जुड़े हुए हैं इस वक्त देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनके लिए भी जरूरी है ये जानना कि ये इस मसले को हम यहां क्यों उठा रहे हैं, क्यों ये बड़ा खुलासा अडानी मसले पे आज हम कर रहे हैं और क्यों ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा है और आने वाले समय में ये बात दूर तक जाएगी और अडानी को ये बताना होगा, मोदी जी को ये बताना होगा कि ये 20,000 करोड़ किसके हैं। स्वामी जी, महुआ मोइत्रा। देखिए राजीव जी, महुआ मोइत्रा जो कह रही हैं और राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखिए, देश की सारी संपत्ति को अगर राजा आंख मूंद ले और जो थानेदार है उसके पास लोग शिकायत देके जाएं और वो आंखें मूंद ले, क्योंकि देखिए कैपिटल मार्केट में सेबी जो है वो एक प्रकार की दरोगा की भूमिका में होता है, उसका नैतिक और मौलिक कर्तव्य होता है। जिस प्रकार से लोगों ने अडानी जी का उदय देखा है, देखिए एक उदय होता है जो नेचुरल होता है, जो ऑर्गेनिक होता है, एक होता है इनऑर्गेनिक होता है जो अननेचुरल होता है। ये जो उदय हुआ है ये अननेचुरल है। जितने भी सेबी के नियमों का, कैपिटल मार्केट के नियमों का उल्लंघन राजीव जी आप सोच सकते हैं, जितने भी नियमों का उल्लंघन आप सोच सकते हैं, सारे नियमों का उल्लंघन हुआ है। सेबी के अगर मुख्य जो रूल्स हैं उनको आप देखें, क्या क्या रूल्स होते हैं जिससे मैनिपुलेशन ना हो, जो हर्षद मेहता ने और केतन पारिक ने किए थे, जिसमें लोगों को जीवन बर्बाद हो गए थे और उन दोनों के भी जीवन कैसे बर्बाद हुए थे आपको पता है। ये उसी प्रकार का खेल है जैसा हर्षद मेहता ने किया था और जैसा केतन पारिक ने किया था, और वही है केस। और ये एक प्रकार का संयोग है, तीनों एक ही स्टेट के हैं। लेकिन आज की तारीख में जिस प्रकार का ये त्रिकोण बन रहा है, अभी तक तो देखिए राजा, अगर मान लीजिए हो सकता है कि राजा को बहुत ज्यादा नॉलेज ना हो, जो शासक हो, जो प्रधान सेवक हो, उसको बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज ना हो, लेकिन सेबी के चेयरमैन को, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स को, स्टॉक एक्सचेंजेस को और जितने भी ये गवर्निंग बॉडीज हैं और रेगुलेटरी बॉडीज हैं, इनका ईडी को, ये इनका जनता के प्रति नैतिक कर्तव्य है कि जनता के हितों की रक्षा करें। अगर आप सोचिए, सारे रेगुलेटर्स अगर इस प्रकार के हवाला को, इस प्रकार की मनी लॉन्ड्रिंग को, इस प्रकार के सेबी के नियमों के उल्लंघन को अगर आंख मूंद के देखती रहेंगी तो इस देश की जनता जो 5 किलो अनाज पे निर्भर है, उनका भविष्य क्या होगा? वो तो बेचारे भूखे मर रहे हैं, उनकी तो हालत इतनी ज्यादा खराब है। लेकिन अगर इस प्रकार से आपकी टोटल प्रक्रिया जो है पंगु हो जाएगी। देखिए, हमें टीएन शेषन की याद आती है, हमें उन अधिकारियों की याद आती है जो मर्दों की तरह खड़े हो गए थे और दीवार की तरह खड़े हो गए थे और किसी नेता की हिम्मत नहीं थी कि चुनाव के अंदर कोई हेराफेरी कर ले। हमें ऐसे अधिकारियों की आवश्यकता है
और जो आईएएस पीसीएस में और ये जो आईआरएस में और सेबी के चेयरमैन बनते हैं और एसबीआई के चेयरमैन बनते हैं, ये इनके घर का पैसा नहीं है, ये देश की जनता का पैसा है। और अगर देश की जनता को ये इस प्रकार से राजा के केवल अपने पदों के एक्सटेंशन के लिए, जैसे संजय मिश्रा जी 3-3 एक्सटेंशन ले चुके हैं, 4 दिन बाद पता चलेगा उनका एक्सटेंशन होगा कि नहीं होगा, केवल अगर इन लोगों का एक्सटेंशन केवल इसलिए होगा और एक्सटेंशन लेने के लिए अगर जनता के हितों का ये इस प्रकार से कंप्रोमाइज करेंगे राजीव जी, तो मानी बात है कि जब सत्ता बदलेगी इन लोगों को हथकड़ी ले जाके और कोर्ट में घसीट के और इनको जेल के अंदर भेजना पड़ेगा। क्योंकि जनता जो देश का एक आम नागरिक है, रामेश्वर जैसा आदमी है, राहुल गांधी जिन लोगों से मिल रहे हैं वो लोग हैं जो जोमेटो और स्विगी के फूड डिलीवरी करने वाले हैं, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो सब्जी और फल बेचने वाले हैं, उनके गरीब लोगों के हितों की अनदेखी करके अगर इस प्रकार की पैसे की हेरा फेरी और मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा, जिसमें पूरा विश्व कह रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा उदाहरण है, और हमारे रेगुलेटर्स अगर चुप बैठे हैं राजीव जी, इसका मतलब यह है इनको ऐसा दंडित करना होगा कि मेरे देश की जो 90% जनसंख्या है उसको न्याय मिले, उसका पैसा वापस आए और उसका पैसा कभी इस प्रकार से जोखिम में न पड़े कि कोई भी भविष्य में कोई भी प्रधान सेवक, कोई भी राजा यह प्रयास न करे कि अपना एक त्रिकुट बनाए, एक कॉकस बनाए और जनता को लूटे। ये जनता का एक प्रकार का लुटेरापन है, ये डकैती हो रही है देश की जनता के साथ, और ये जितने रेगुलेटर्स हैं जो आंख मूंद के बैठे हैं वो डकैती के भागीदार हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, रेगुलेटर यानी सेबी। आप जानते हैं दोस्तों कि सेबी का असली काम क्या है? सेबी का असली काम शेयर बाजार में निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना है, जो पहले स्वामी जी बता चुके हैं, यानी कि आपका पैसा सुरक्षित रहे। सेबी ट्रेडर्स और निवेशकों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी और स्कैम के खिलाफ मदद प्रदान करती है। लेकिन देश में 2014 के बाद से एक बड़े स्कैम की गंध आ रही है, जो अब चारों तरफ फैल चुकी है, और इन 9 सालों में आम लोगों के लिए तकलीफें बढ़ी हैं, क्योंकि उनके रोजगार खत्म हुए हैं, व्यापार को नुकसान हुआ है, महंगाई बढ़ी है, मगर अदानी की दौलत में इजाफा हुआ है। आखिर कैसे इजाफा हुआ? सरकार ने बहुत तेजी से देश की संपत्तियों को अदानी के हवाले किया है और नाम निजीकरण का लगाया है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन का। प्राइवेट कर दो सब कुछ। आप भी जानते हैं, ना सिर्फ सरकारी कंपनियां, सरकारी संस्थाएं, बल्कि बहुत कुछ, जहाज, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सब कुछ, उसमें से मैक्सिमम पार्ट अदानी के हवाले। सवाल यह है दोस्तों कि इस निजीकरण का फायदा कुछ लोगों को ही क्यों हुआ, और उसमें से सबसे बड़ा नाम आखिर अदानी का क्यों आता है? क्यों इससे देश की आम जनता को राहत नहीं मिली? और सेबी के पूर्व चेयरमैन एम दामोदरन की मैं बात कर रहा था, जो 2003 में एम दामोदरन सेबी के चेयरमैन थे, वो भी आखिर क्यों कह रहे हैं, आखिर वो भी एम दामोदरन क्यों कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। और यह मामला 2014 से लेकर ये 2023 यानी पिछले 9 साल में जो कुछ हुआ है, क्या एक बड़ी गंध आ रही है, बड़ी एक कहें तो घोटाले की गंध है यहां पे, जैसा कि हवाला कांड में हुआ था, जैसा शेयर बाजार में तूफान मचाया था 90 का, अर्ली 90s, आपको याद होगा। उस पर बहुत सारे अभी बता रहे थे स्वामी जी। स्वामी जी जरा क्लोजिंग कमेंट की तरफ चलते हैं। कैसे देखते हैं आप 90 की तरफ जाते हुए पुनरावृत्ति देखते हैं यहां पे आप? और क्यों आखिर देश की जनता जो है वो बेहाल रहे? क्यों आखिर जो राहुल गांधी कहते हैं कि 2-1 लोगों को ही सब कुछ दे दो, और यही चल रहा है। और यहां सेबी से लेकर तमाम ऐसी संस्थाएं जो कहीं ना कहीं मदद करती हुई दिखाई देती हैं, इसीलिए तो यहां याचिका लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में फिर से मामला है। ये जो बड़ा खुलासा दोस्तों आज हम कर रहे हैं आपके सामने, ये यही कि आखिर अदानी के मामले पर चुप्पी क्यों साधी हुई है सरकार, और जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है उस मामले के बाद अब अदानी का क्या होगा, इस पर हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं और उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले लगातार आप सुन भी रहे हैं। स्वामी जी क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। जरा आपसे समझना चाहता हूं फिर से कि आखिर ये मामला जाता हुआ कहां दिखाई देता है आपको? क्या जनता का कुछ भला होगा, या ये मामला जो है चुनाव में बहुत बुरी तरह मोदी जी और उनकी पार्टी को हराने में मददगार साबित होने जा रहा है? देखिए राजीव जी, जो हर्षद मेहता और केतन तारिक के मामले थे, अनम्यूट कर लीजिए स्वामी जी, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट हूं मैं।
जो हर्षद मेहता और केतन पारीक का मामला था। देखो जरा, अनम्यूट हूं मैं। हाँ जी, हर्षद मेहता और केतन पारीक का जो मामला था उससे 1000 गुना बड़ा ये केस है। और राजीव जी, एक और चीज आपको बता दूं, पीएम केयर फंड के सोर्स ऑफ फंड्स निकलवा लीजिए और जो चुनावी बॉन्ड हैं उनके फंड्स निकलवा लीजिए। राहुल गांधी ये बिल्कुल सच बात कह रहे हैं, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, इनका ही पैसा है, इसीलिए बचाने में लगे हुए हैं। देखिए वहां क्या था, स्मॉल कैप कंपनीज को मैनिपुलेट किया गया था। स्मॉल कैप कंपनीज को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है और उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अडानी ग्रुप की कंपनी जो हैं ये लार्ज कैप कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है। इसमें बड़े बड़े विश्व के निवेशकों का पैसा लगा हुआ है, इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का पैसा लगा हुआ है, इसमें जो एफपीआईज हैं उनका पैसा लगा हुआ है, इसमें म्यूचुअल फंड्स का पैसा लगा हुआ है जो स्मॉल कैप कंपनीज में ज्यादा नहीं लगता है। इसका मतलब इसमें पब्लिक फंड इन्वॉल्व है। इसीलिए पीएम केयर फंड के सोर्सेज नहीं बताए जा रहे हैं। उसमें आपको पता, अगर मनी ट्रेल पता चलाया जाएगा, और ये पता चलाया जाएगा 8 महीने के बाद पता चलाया जाएगा, राजीव जी हिंदुस्तान की जनता के सामने ऐसे ऐसे रहस्यों का उद्घाटन होगा, ऐसी ऐसी चीजें खुल के सामने आएंगी। ये पूरा का पूरा खेल गोलमाल का है। इसीलिए लोगों की परचेजिंग पावर ना होने के बावजूद महंगाई बढ़ रही है, इसलिए क्योंकि सारा पैसा अमीरों को दिया जा रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया जा रहा है, कैपिटल मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा है, और शेयर मार्केट अभी इसलिए बढ़ रहा है कि जो स्मॉल इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्टर जिसके पास सरप्लस फंड्स है, वो कैपिटल मार्केट में लगा रहे हैं। लेकिन अगर रेगुलेटर इस प्रकार अपने कर्तव्यों से विमुख रहेगा तो इससे उनके हितों की बहुत बड़ी अनदेखी होगी। पूरे विश्व से जो हमारे यहाँ एफआई इनफ्लो हो रहा है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए शासक के लिए, प्रधान सेवक के लिए आवश्यक है इसमें ईडी को तुरंत कार्रवाई करने को कहें, और ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एक एक और पीएम केयर फंड और चुनावी बॉन्ड का भी सोर्स हिंदुस्तान की जनता को पता चले। ये किसका पैसा है, कैसे रूट होके आया है, कैसे बनाया गया है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का विश्व का सबसे बड़ा केस है ये। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा केस है, बहुत बड़ा खुलासा है, और इस पर, जिस पर ईडी को काम करना चाहिए उस पर ईडी काम नहीं करता, और काम करना है तो कहीं और। आखिर क्यों? यह बड़ा सवाल है दोस्तों, और इसका जवाब आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, यहां कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह देश का पैसा है, देश का पैसा अगर किसी और के पास जा रहा है, किसी और को अमीर बनाने की कोशिश हो रही है। आप लोग बोलते भी हैं दोस्तों कि इस विषय में आप बात क्यों नहीं करते हैं, इसलिए स्पेशल एपिसोड में स्वामी जी के साथ हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर देश गरीब और गरीब क्यों होता जा रहा है, देश की संपत्ति जो है, और उसमें भी देश के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर कर्ज 3 गुना क्यों बढ़ गया। ये सबसे बड़ा सवाल है, आपके ऊपर, हमारे ऊपर, हम सबके ऊपर। ये कर्ज क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या ये पैसा कहीं और रूट हो रहा है? इस पर और चर्चा करेंगे आने वाले समय में। लेकिन आज इस खुलासे में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं स्वामी जी इस कार्यक्रम में हिस्सा बनने के लिए, और बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अभी तक जुड़े रहे इस खास एपिसोड में। और ऐसे खुलासे स्वामी जी के साथ हम, चाहे वो राजनीति हो, अर्थनीति हो या धर्म नीति हो, सारी नीतियों पे हम आपके सामने ऐसे ही खुलासे खरी खरी में, इधर उधर की बात नहीं, बात करें हम खरी खरी, और खरी खरी करने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका, और बहुत धन्यवाद आप तमाम दोस्तों का। बहुत बहुत शुक्रिया।